कल है 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस और उससे एक दिन पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा के लोगों को मिला है उपहार। इसी के साथ कई और बड़ी खबर होगी न्यूज रूम से। मैं मेनका चौधरी आपके साथ। उत्तर प्रदेश के अहम शहर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच अब मेट्रो सेवा की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच एक्वा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। कल से आम यात्री यात्रा कर सकेंगे, मेट्रो का इस्तेमाल कर सकेंगे। लाखों लोगों को लाभ होगा इस मेट्रो सेवा की शुरुआत से। आज का दिन ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि लंबे अरसे के इंतजार के बाद उस एक्वा मेट्रो लाइन का उद्घाटन हो गया, जिससे ग्रेटर नोएडा की दूरी अब मिनटों में तय की जाएगी। सीएम योगी ने सेक्टर 137 के मेट्रो स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर एक्वा लाइन मेट्रो सेवा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान मेट्रो में यात्रा की और पिछली सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने काम को बेहद कम वक्त में पूरा किया। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 वर्ष में 8 किलोमीटर का भी मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं बन पाया था। हमारे समय में 1.25 वर्ष में 30 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट आज लोकार्पित होना, सफलतापूर्वक उसका संचालन होना, इस बात को साबित करता है कि कार्य की स्पीड बढ़ी है, कार्य में पारदर्शिता आई है। विकास की योजनाओं को पूरी पवित्रता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ आज पूर्ण समयबद्ध ढंग से पूरा किया जा रहा है। अब आपको इस सेवा की खासियतें भी बताते हैं। एक्वा मेट्रो लाइन का किराया 10 रुपए से 50 रुपए तक होगा। स्मार्ट कार्ड धारकों को किराए में 10% की छूट मिलेगी। मेट्रो सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा डिपो तक चलेगी। इसके बीच में 21 मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। एक्वा लाइन मेट्रो से छात्रों को फायदा होगा। काम के लिए नोएडा आने वालों को सहूलियत होगी। लाखों लोग एक्वा लाइन मेट्रो का फायदा उठा पाएंगे। वहीं सीएम योगी ने इसके अलावा भी 1450 करोड़ की लागत से बनने वाली 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें से कई 2020 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। हालांकि इन सब में सबसे खास रही एक्वा मेट्रो लाइन, जिसने नोएडा से ग्रेटर नोएडा की दूरी को काफी कम कर दिया है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए राजीव सिंह और कुणाल जायसवाल की रिपोर्ट। और इसी मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने टेग्ना इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की आधारशिला भी रखी। रविशंकर प्रसाद भी मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने अपील की सीएम से कि मेरठ और नोएडा के बीच इतने इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनाए जाने चाहिए कि चीन और ताइवान जैसे देश भी पीछे रह जाएं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि इस तरह के जो संस्थान है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए, ताकि लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा संख्या में मिल सके। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे, ये जो हमारे औद्योगिक विकास के क्षेत्र, इसे हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया और आने वाले समय में जेवर में प्रदेश सरकार इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना करने जा रही है। इस पूरे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने और उसके माध्यम से विकास, रोजगार और उन अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक नई मदद मिल सकती है। चलिए बात कर लेते हैं 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसे चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर जरूर कर लिया है सुनवाई के लिए। यूथ फॉर इक्वालिटी की ओर से एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था,
10% आरक्षण के खिलाफ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है, इस पर सुनवाई होगी, लेकिन अब भी स्टे लगाने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। अब सरकार के इस फैसले का 10% आर्थिक आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए जो फैसला लिया गया है, उस फैसले पर विचार करेगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून, जिस कानून में सवर्णों को 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा, यानी कि उस कानून पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। हमारे साथ याचिकाकर्ता और उनके वकील दोनों लोग हैं। सर, आपने फिलहाल केंद्र सरकार के उस कानून को चुनौती दी है, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा? आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद जो है 4 हफ्ते का टाइम दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको जवाब लगाने के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक्शन को जस्टिफाई करेगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को दे विल प्रोटेक्ट। क्या आपकी प्रेयर थी, आपने क्या प्रेयर की है कि क्या उसमें कहा है कि 1992 का जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था उसका वायलेशन है, क्या कुछ कहा है? इसमें इंदिरा साहनी जजमेंट का ही केवल वायलेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का सेटल्ड लॉ है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी संबंधित राज्य सरकारें जब भी कोई रिजर्वेशन देना चाहती है, चाहे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को या आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग को, दे शुड कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डेटाज, दे शुड स्टैटिकल डेटाज, but in this case government of India did not collect any quantifiable data. This is the major mistake on the part of the Union of India. सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम मसले पर सुनवाई हुई और यह मसला है आम्रपाली ग्रुप का। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साफ किया कि अदालत की प्राथमिकता है कि जिन बायर्स को अभी तक घर नहीं मिला है उन्हें घर मिल सके, उन्हें फ्लैट जल्द से जल्द मुहैया कराए जा सके। कोर्ट ने कहा कि एनबीसीसी से 8 फरवरी से काम शुरू करने को अदालत ने कहा है। बाकी बचे फ्लैट्स बनाकर बायर्स को मुहैया कराएगा एनबीसीसी। 1 साल में 2643 फ्लैट्स तैयार करने हैं और बायर्स को मुहैया कराने हैं। इस दौरान कोर्ट ने आम्रपाली की न बिकी हुई प्रॉपर्टी और बिकने लायक प्रॉपर्टी की फ्रेश लिस्ट भी मांगी है। साथ ही उनके मार्केट वैल्यू की डिटेल्स भी अदालत की ओर से मांगी गई है। कोर्ट ने कहा कि इन प्रॉपर्टीज की नीलामी मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगी। वहीं मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 फरवरी मुकर्रर की गई है। और जो डिटेल हियरिंग है वो 11 फरवरी को होगी। आज जो कुछ खास बातें मात्र उभर के आई हैं कोर्ट ने, और हमने ये एक ग्राफ या मैप बना दिया है कि आगे की हियरिंग का स्वरूप क्या होगा। चलिए बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें अभी तक फ्लैट्स नहीं मिले हैं। सालों से अपने फ्लैट के इंतजार में लोगों का जो सब्र है वो अब टूट रहा है। आक्रोश देखने को मिला। आज बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उन्होंने यहां प्रदर्शन किया और उनकी एक ही मांग है कि उन्होंने अपनी पूंजी लगाई है और उन्हें आवास मिलना ही चाहिए, घर मिलना ही चाहिए। सरकार ने वादा किया था, प्रदेश सरकार ने, कि उन्हें बायर्स को घर मुहैया कराया जाएगा और इसके लिए सरकार काम करेगी। और एक बार फिर सरकार को उनके वायदे याद दिलाने ये लोग पहुंचे सड़कों पर उतरे। जैसे हमें काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि पिछली सरकारों से हम बिल्कुल निराश हो चुके थे और जब बीजेपी की सरकार आई तो हमें लगा कि शायद हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। तरह तरह के वादे मिले, आश्वासन मिले, लेकिन जमीन पे कुछ भी नहीं हो पाया। 2 साल योगी सरकार के भी गुजरने जा रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी तरफ से फ्लैट खरीदारों के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। बायर्स को इतनी परेशानी है इस समय कि हम लोग सोच भी नहीं पा रहे कि क्या करें। और बिल्डर जो है अपने को बचाने के लिए जाने क्या क्या हथकंडे अपना रहा है। 4 बार नाम बदल देता है बिल्डिंग का, प्रोजेक्ट का नाम बदल के इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता। हम लोग बिल्कुल असमंजस की स्थिति में आ चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी की। बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है और उस वक्त अखिलेश यादव ने, और लगातार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीएम पद में उनकी कोई लालसा नहीं है। लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए जो लखनऊ में देखने को मिल रही हैं। जगह जगह पोस्टर्स लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया है और देश में, प्रदेश में विश्वास अखिलेश, ये कहा जा रहा है चाहिए देश को नया प्रधानमंत्री। ये खुद अखिलेश यादव कहते रहे कि देश को अब नया प्रधानमंत्री चाहिए। हालांकि उन्होंने कभी भी अपना नाम नहीं लिया, लेकिन अब इन पोस्टर्स के साथ पीएम पद की जो रेस है उसमें अखिलेश यादव भी शामिल होते दिख रहे हैं।
तो राजनीतिक माहौल गर्म है, लेकिन अगर पहाड़ों की हम बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। मौसम बहुत ही सुहाना है। कई जगहों पर लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन जो नजारा है वो देखने लायक है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। बर्फबारी के बाद यहाँ सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। बर्फ की मोटी मोटी चादर हर तरफ बिछी हुई है और जो सैलानी पहुंच रहे हैं उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि कई जगहों पर आम जनजीवन पर भी बर्फबारी का असर पड़ा है। लगातार बर्फबारी हो रही है और आज की अगर हम बात करें तो आज शादी के लिए बहुत ही शुभ दिन, शुभ मुहूर्त। कई जगहों पर शादी, न सिर्फ मैदानी इलाकों में बल्कि पहाड़ों पर भी। और इसी बीच अब ये बारातियों की तस्वीर आप देखिए। रुद्रप्रयाग के कई जिलों में बर्फबारी जारी और इसी बीच शादी ब्याह जो रुकता नहीं, बाराती भी बर्फबारी का आनंद लेते हुए बर्फ की मोटी चादर के ऊपर डांस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रुद्रप्रयाग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको मसूरी लिए चलते हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी। वहां पर भी मौसम बिल्कुल बदल चुका है और वहां पर भी सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है, क्योंकि मौसम इस कदर खुशनुमा हो गया है। ये तस्वीर आप देखिए, सीजन की दूसरी बर्फबारी। सड़कें, इस वक्त सड़कों के किनारे भी आप देख सकते हैं बर्फ बिछी हुई है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्थानीय पर्यटन उद्योग से जुड़े जो लोग हैं वो काफी खुश हैं और शहर में पड़ी बर्फ का पर्यटन व्यवसाय पर सकारात्मक असर, खेती के लिए भी फायदेमंद मानी जा रही है ये बर्फबारी। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हुई है। शहर में सीजन का यह दूसरा हिमपात है। बर्फ को लेकर जहां पर्यटकों में उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं स्थानीय लोगों के रोजमर्रा के कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। बर्फबारी के बाद शहर में एक बार फिर शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। सुनील सिलवाल, न्यूज 18, मसूरी। हालांकि हर तरफ तस्वीर इतनी सुहानी नहीं है, हर तरफ तस्वीर इतनी अच्छी भी नहीं है। आपको चमोली लिए चलते हैं, वहां पर भी लगातार बर्फबारी और अब बारिश, जिसके बाद आम जनजीवन पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली सप्लाई बिल्कुल बाधित हो गई है। पीने के पानी के लिए भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बर्फबारी हो रही है जिससे लोग परेशान हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। न्यूज रूम से फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।